हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिना एआईएस फाउंडेशन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। रिसेंटली जीएम मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड एक न्यूज़ थी जिसमें कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने एक न्यूली डेवलप्ड जीएम क्रॉप को रिजेक्ट कर दिया है अपनी फील्ड ट्रायल करने से अभी। सो उससे रिलेटेड दैट इज़ व्हाई आई मेड अ क्वेश्चन ऑन मेंस रिलेटेड टू डिस्कशन। सो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीएम क्रॉप या ट्रांसजेनिक क्रॉप से रिलेटेड। Analyze the current status of transgenic crops in India. Why is there a lack of broad acceptance for genetically modified crops in the country? So we have been given two parts in a question. In the first part we'll have to explain कि transgenic crops का इंडिया में current status क्या है और क्या रीज़न है जिसके कारण genetically modified crops जिनको transgenic crops भी बोला जाता है उनको ईजिली एक्सेप्ट नहीं किया जाता किसी भी कंट्री में, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन जनरल वर्ल्ड में कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? सो स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर के अगेन तीन पार्ट होंगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो में वी विल स्टार्ट विद द करंट अफेयर इन द डेफिनेशन पार्ट। सो डेफिनेशन में वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप या जीएम क्रॉप कि जीएम क्रॉप किनको बोलते हैं। सो दीज आर द क्रॉप्स दैट हैव यूज्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग जिनमें किसी भी टाइप के जीन का मॉडिफिकेशन किया गया हो इन ऑर्डर टू मॉडिफाई देयर जीनोम्स। जीनोम्स का मतलब होता है उनका जो कंप्लीट डीएनए का जो सेट है पूरी बॉडी में, किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कंप्लीट डीएनए का कंपोजिशन होता है उसको जीनोम बोलते हैं। सो ट्रांसजेनिक क्रॉप वो क्रॉप होती हैं दैट हैव यूज्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग टू मॉडिफाई देयर जीनोम्स बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ जीन्स। जब हम उनके डीएनए के कंप्लीट कंपाइलेशन और कंपोजिशन में बाहर से कोई डीएनए या बाहर से कोई जीन मतलब कोई छोटा सा डीएनए जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर फीचर को इंडिकेट करता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, देन दैट क्रॉप इज नोन एज ट्रांसजेनिक क्रॉप। ये जो मॉडिफिकेशन हम करते हैं किसी भी क्रॉप में उनके डीएनए में कोई जीन इंसर्ट करके बाहर से, ये उनको कुछ हमारे डिज़ायरेबल ट्रेट, ऐसा ट्रेट जो हम उनकी प्लांट की बॉडी में देखना चाहते हैं, जो भी हमारे मन का जो भी फीचर जो हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उस प्लांट में, वो ट्रेट को डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे कि उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है पेस्ट के अटैक से, हाई ईल्ड उसका प्रोडक्टिविटी या ईल्ड बढ़ाने में हेल्प करता है, या फिर उसको हर्बिसाइड की टॉलरेंस बढ़ाता है। हम जो हर्बिसाइड डालते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स क्रॉप के बीच में ग्रो होते हैं उनको किल करने के लिए जो हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं उसके लिए टॉलरेंस को इंक्रीज़ करता है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ क्या है? रिसेंटली 3 स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रपोजल था कि वो ट्रांसजेनिक कॉटन सीड को, एक कॉटन की सेकेंड वेराइटी जीएम क्रॉप की डेवलप हुई है। द फर्स्ट वेराइटी वॉज डेवलप्ड इन 2001 और उसकी ये सेकेंड वेराइटी डेवलप हुई है जो पिंक बॉलवर्म से उसको रेजिस्टेंट बनाती है। पिंक बॉलवर्म इज़ द नेम ऑफ ए इंसेक्ट एंड ऑल्सो वायरस जो बेसिकली कॉटन की क्रॉप पे अटैक करता है और उसको डैमेज करता है लार्ज स्केल पे। तो उसको रेजिस्टेंट बनाने के लिए हमने क्राई2आई कॉटन की क्रॉप में एक नया जीन इनोवेट करके या डेवलप करके एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के क्राई2AI नाम का एक जीन इंट्रोड्यूस करा था, जिसके बेस पे हमने कॉटन की एक नई वेराइटी डेवलप करी थी जिसपे जो क्रॉप अगर हम लगाते हैं तो उस पर पिंक बॉलवर्म का अटैक किया जो है इनफेक्टिव होगा या फिर उसको उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा उस क्रॉप को। सो उसको फील्ड पे ट्रायल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना स्टेट्स के लिए प्रपोजल दिया था इनको, बट ये तीनों स्टेट्स ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया कि दे वोंट बी अलाउइंग द कल्टिवेशन ऑफ दिस न्यूली डेवलप्ड कॉटन क्रॉप इन देयर स्टेट्स राइट नाउ। क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट होता है 7th शेड्यूल के अंदर में, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी क्रॉप को ग्रो करने का कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट को। इट इज़ अप टू द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव द फाइनल डिसीजन कि वेदर दे वांट टू अलाउ द कल्टीवेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप और नॉट। अब हमारे क्वेश्चन के सेकंड स्टेटस पे आते हैं, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज द करंट स्टेटस ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या है इंडिया में। सो ट्रांसजेनिक क्रॉप का करंट स्टेटस क्या है? सबसे पहले हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रो करी जाती हैं वाइड रेंज, जैसे कि ब्रिंजल, टोमेटो, मेज और चिकपी। इनकी ट्रायल चल रही है अभी, इनकी हमने कुछ वैरायटी डेवलप करी है जीएम क्रॉप की जिनकी अलग अलग फेज़ की ट्रायल अभी कंटिन्यूएशन में चल रही है। सिर्फ एक ही क्रॉप है जीएम क्रॉप इंडिया में जो अभी कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अलाउड है, दैट इज़ बीटी कॉटन। एंड बीटी कॉटन इज़ नॉट अ फूड क्रॉप, ये कोई खाने के काम नहीं आती है ये वाली क्रॉप। इट इज़ मेनली मीन फॉर यूज कल्टिवेटेड फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल पर्पसेस।
सो उस कारण से इंडिया में अभी कोई भी फूड क्रॉप नहीं है जो कि कमर्शियली कल्टीवेट करने के लिए अलाउड हो एग्रीकल्चरल फील्ड में। एरिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के पास वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कल्टीवेटेड एरिया है जेनेटिक मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स के अंदर में। इंडिया का 11.4 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया अभी जीएम क्रॉप के अंदर में था 2017 में। जितना भी जीएम क्रॉप है हमारा एरिया, जितना भी एरिया है हमारा जो जीएम क्रॉप के अंदर है वो पूरा का पूरा कॉटन के अंदर है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी यहाँ पे बताया कि इंडिया में अभी कॉटन के अलावा और कोई भी जीएम क्रॉप अलाउड नहीं है। इसमें जो जीन है वो जीन कहाँ से इंट्रोड्यूस किया था हमने, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, जो इसको एक बॉलवर्म, एक इंसेक्ट पेस्ट होता है बॉलवर्म हेलियोथिस बेलवर्म, उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जीएम मस्टर्ड की अगर हम बात करें तो करेंटली गवर्नमेंट ने एक क्रॉप और है जिसको अभी अभी रिसेंटली अप्रूवल दिया है, दैट इज़ द क्रॉप मस्टर्ड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप, जिसका नाम है धरा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH 11, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने डेवलप किया था। लेकिन इस पे एनवायरमेंटलिस्ट जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा दी, तो अभी इसका रिलीज़ जो है कमर्शियल रिलीज़ उस पर स्टे लग गया है। देन इसके बाद बीटी ब्रिंजल को मैको कंपनी, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है, उसने धारवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डेवलप किया था। तो करेंटली हम सिर्फ एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ग्रो करते हैं, दैट इज़ बीटी कॉटन। इंडिया के पास 5th लार्जेस्ट कल्टिवेटेड एरिया है अंडर जीएम क्रॉप। जीएम मस्टर्ड और बीटी ब्रिंजल जो है ये डेवलप हो चुके हैं, लेकिन अभी कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अलाउड नहीं है। दिस इज़ आवर करंट स्टेटस ऑफ जीएम क्रॉप इन इंडिया। रीजंस क्या हैं जिसके कारण जीएम क्रॉप को एक्सेप्ट नहीं किया जाता अभी? फर्स्ट इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। किसी साइंटिफिक डाटा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब आपके पास किसी भी चीज़ का जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है या एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ है उसके बारे में एडिक्वेट साइंटिफिक डाटा या इन्फॉर्मेशन ना हो और आपको ये लगता हो कि वो एडवर्स इफेक्ट कर सकता है या एडवर्स इफेक्ट कितना कर सकता है उससे रिलेटेड कोई भी डाटा ना हो, तो उस केस में एज अ प्रिकॉशन आपको वो चीज़ एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न इज़ हेल्थ केयर से रिलेटेड इशूज़। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने जो रिसर्च कंडक्ट करी है उसके अकॉर्डिंग दिस है कि लॉन्ग टर्म जीएम क्रॉप का यूज़ कार्सिनोजेनिसिटी कॉज कर सकता है, मतलब कैंसर कॉज कर सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी कर सकता है, मतलब नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर सकता है, ऑर्गन्स में डैमेज प्रोवाइड कर सकता है, और इसके अलावा और भी बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है, जिसके कारण इट शुडंट बी अलाउड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। इसके अलावा फार्मर्स जो हैं उनका भी एक कंसर्न एसोसिएटेड है, क्योंकि जीएम क्रॉप्स में उनको ये लगता है जीएम क्रॉप अगर अलाउ कर दी गई तो बिग कॉरपोरेट्स जो जीएम क्रॉप के सीड्स प्रोवाइड करती हैं इनकी मोनोपोली सीड्स के मार्केट में डेवलप हो जाएगी एंड दे विल स्टार्ट टू सेल सीड्स ऑन अ वेरी हाई रेट। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो जनरली जीएम क्रॉप की जो सीड्स होती हैं इनका डेवलपमेंट नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज करती हैं रिसर्च के थ्रू, और एक बार ये डेवलप करती हैं तो इसको पेटेंट मिल जाता है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो पेटेंट मिलने के बाद और कोई कंपनी उसके सीड को डेवलप नहीं कर सकती या ओपन मार्केट में कोई फार्मर दूसरे फार्मर को सेल नहीं कर सकता, जिसके कारण बिग कॉरपोरेट जो हैं जो भी सीड डेवलप करती हैं वो सीड को वो हाईली प्राइस करके सेल कर सकती हैं और अपने एग्रीकल्चरल मार्केट में मोनोपोली सेट कर सकती हैं। देन इसके बाद नॉट यूनिवर्सली प्रैक्टिस्ड, ये जीएम क्रॉप का फेनोमेना या जीएम क्रॉप का कल्टीवेशन वर्ल्ड में अभी सिर्फ बहुत लिमिटेड कंट्रीज़ करती हैं। जैसे वर्ल्ड में अभी 172 कंट्रीज़ में से 29 कंट्रीज़ हैं सिर्फ जो अभी जीएम क्रॉप को कल्टीवेट करती हैं। एडिशनली सिर्फ 5 नेशन हैं, दैट इज़ यूएस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा एंड इंडिया। ये अकेले 29 में से सिर्फ ये 5 कंट्रीज़ 91% ऑफ वर्ल्ड जीएम क्रॉपलैंड कल्टीवेट करती हैं या अपने पास कंटेन करती हैं। मतलब 91% ऑफ द वर्ल्ड एरियाज जो जीएम क्रॉप के अंदर में है सिर्फ इन 5 कंट्रीज़ के अंदर में है। चाइना में भी रिसेंटली हमको डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। पहले वहाँ पे भी उन्होंने बीटी कॉटन को अप्लाई किया था, रेपसीड को, मस्टर्ड को भी अप्लाई किया था, बट धीरे धीरे नाउ दे आर शिफ्टिंग बैक टू नॉन जीएम टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स। सो उनको भी कुछ रीज़न लगा होगा जिसके कारण दे मस्ट हैव रियलाइज कि ये चीज़ सही नहीं है लॉन्ग टर्म कंट्री के एग्रीकल्चरल सिस्टम के लिए, इसलिए दे हैव बीन रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ जीएम टेक्नोलॉजी।
2017 में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, अंडर मिस रेणुका चौधरी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और इनका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है उससे रिलेटेड। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि देयर इज़ नो डाटा विच जस्टिफाई कि जीएम क्रॉप का मास स्केल पे कल्टीवेशन करना चाहिए। हमने एक्सपेक्ट किया था, जब हमने 2001 में पहली बार जीएम क्रॉप को अप्रूवल दिया था कॉटन को, तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि कॉटन का कल्टीवेशन शुड इंक्रीज बाय एटलीस्ट 30 to 50% मिनिमम। बट हमको ये पता चला कि ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स उसमें सिर्फ 5 to 10% का इंक्रीज हुआ है कॉटन की यील्ड में, और ये जीएम क्रॉप का इंट्रोडक्शन जस्टिफाई नहीं करता इतने कम लेवल का इंक्रीज। देन इसके बाद एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एक्टिविस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जीएम क्रॉप सॉइल को डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि ये सॉइल को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है, माइक्रोब्स को इम्पैक्ट करती है सॉइल के, मेडिसिनल हर्ब्स को इम्पैक्ट करती हैं जो साथ में सिम्बायोसिस में ग्रो होती हैं, और पॉलिनेटर्स जो होते हैं जैसे हनी बीज, बटरफ्लाई, इनको भी इम्पैक्ट करती हैं, जिससे ओवरऑल क्रॉप की डाइवर्सिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रिड्यूस होने लगती है। सो दीज आर द रीजंस वाई पीपल या पब्लिक आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स द यूज़ ऑफ जीएम क्रॉप। कंक्लूजन क्या है, ये इशू जो है जीएम क्रॉप का ये बहुत डेलिकेट है, क्योंकि ये कंट्री के पूरे फूड सिस्टम, फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर इन दोनों से डील करता है। एंड दैट इज़ वाई इसको इंट्रोड्यूस करने के पहले हमको इसके सारे बेनिफिट और लॉसेस इनका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, सो दैट जब बहुत ज़्यादा बेनिफिट एसोसिएटेड हो लॉस से ज़्यादा, तभी हमको ये चीज़ इंट्रोड्यूस करना पड़े। सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एनजीओज, स्टेट गवर्नमेंट, फार्मर ग्रुप्स, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन सब से पहले एक डिटेल्ड डिस्कशन मिल के रखना चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू जीएम क्रॉप। एंड लास्टली मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इन सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी भी कंडक्ट करना चाहिए जो बीटी कॉटन की सक्सेस को एसेस करे सफिशिएंटली या परफेक्टली, जिससे हमको पता चले कि हमको बीटी कॉटन जो कल्टीवेट करते हुए 20 ईयर्स हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप, इससे क्या हमको उतना बेनिफिट मिला जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अगर नहीं मिला तो शुड वी रियली बी थिंकिंग अबाउट ग्रोइंग जीएम क्रॉप और नॉट? This is a question that which can be answered only after a proper assessment. So this was all about transgenic crop and the status of transgenic crop in India. I hope it helped you learn new things, something new, and improve your answer writing practice. If you liked the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you very much for watching the video.